हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भाग 3 लेकर आए हैं और यह अंतिम भाग है जिसमें हम रूपवाद, मिथक, प्रतीक, बिंब, फैंटेसी, संरचनावाद, समीक्षा विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और यह आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारी परीक्षाओं में यह इसमें से प्रश्न पूछता है। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको सिलेबस में भी लगाया गया है। बाकी जो परीक्षाएं हैं उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, लेकिन जैसे आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया उसमें सब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न आते हैं, तो उन दोनों ही लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा भाषा विज्ञान पे। एक पूरी मैराथन क्लास होगी पूरे एक टॉपिक पे, ठीक है। आप सभी इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम अपना देखते हैं आज का ये टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले जो हम टॉपिक देखेंगे वह है नई समीक्षा। नई समीक्षा के बारे में देखेंगे, बहुत ज़्यादा परीक्षा में इसके बारे में पूछता है। तो यह शब्द जो है न्यू क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। 20वीं सदी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन रहा है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम नई समीक्षा की बात करें तो यह रचना को केंद्र में रखता है, रचनाकार को नहीं। इसका केंद्र बिंदु यही है। आगे अगर हम देखें, कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर जे स्पिनगार ने 1910 ईस्वी में दी न्यू क्रिटिसिज्म नामक शीर्षक से अपने व्याख्यान में पहली बार नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया, जो आगे लेख के रूप में छपा। तो ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम इस नई समीक्षा या न्यू क्रिटिसिज्म या फिर दी न्यू क्रिटिसिज्म जो ये बुक है ये मतलब किसका है, या फिर नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पिनगार ने 1910 ईस्वी में किया अपने व्याख्यान द न्यू क्रिटिसिज्म में, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में नई समीक्षा को स्वीकृति देने का कार्य किसने किया। तो जॉन क्रो रैनसम और उनकी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में। देखिए इनकी भी बुक का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म। इन्होंने इस नाम से व्याख्यान दिया था स्पिनगार ने, और जॉन क्रो रैनसम की बुक का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में सर्वप्रथम इसे स्वीकृति दी। आगे अगर हम बात करें तो नई समीक्षा की प्रवृत्तियों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की। तो 1922 ईस्वी में रैनसम तथा एलन टेट द्वारा प्रकाशित पत्रिका द फ्यूजिटिव में मिलती है। इलियट और रिचर्ड्स की रचनाओं में भी हमें नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो एफ आर लीविस ने भी अपनी पुस्तक रिवैल्यूएशंस 1936 में इजरा पाउंड, टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स का जिक्र शुरुआती नए समीक्षक के रूप में करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो विभिन्न बिंदु थे नई समीक्षा के संदर्भ में, उसे आप समझने का प्रयास करिए। नई समीक्षा किन बातों पर बल देती है, हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। पहला तो हमने देख लिया कि ये रचना को महत्व देती है, रचनाकार को नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए रचना का गंभीर पाठ आवश्यक है, यह नई समीक्षा मानती है। नई समीक्षा के अनुसार यह ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक और मनोविश्लेषणवादी समीक्षाओं को अर्थहीन बताती है, ठीक है। भाषा के सृजनात्मक तथ्यों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिए। इसके साथ ही साथ संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर विचार और मूल्यांकन की दृष्टि जरूरी नहीं है। ये नई समीक्षा के दृष्टिकोण से ये निम्न बिंदु थे। अगर हम नई समीक्षा के नए मुहावरे की बात करें तो नई समीक्षा से निकल के कुछ शब्द आए, कुछ मुहावरे आए जिन्हें कुछ आलोचकों ने दिए हैं। तो अब विलियम एम्परसन ने अनेकार्थकता का शब्द दिया, ठीक है। क्लिंथ ब्रुक्स ने विडंबना या विरोधाभास का शब्द दिया।
एलन टेट तनाव का शब्द दिया और रैनसम ने शब्द विधान, अर्थ विधान जैसे शब्द प्रदान किए हैं। तो ये कुछ बिंदु थे नई समीक्षा के संदर्भ में। तो आपका अगर हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें तो भी इसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे वो देखने को मिल गए होंगे, और सब्जेक्टिव रूप पे आप इसे लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा मिथक। मिथक को हम समझेंगे विस्तृत तौर पे। मिथक शब्द हिंदी में अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द के पर्याय के रूप में लिखा जाता है, और यह मिथ शब्द जो है यूनानी भाषा के माइथोस या मिथास शब्द से बना है, जिसका मूल अर्थ क्या है? मुंह से निकली हुई बातें। ठीक है, इसे मनगढ़ंत बातें भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें अतर्क कथन भी कहा जाता है। इसलिए मिथक का संबंध किसी भी तर्कपूर्ण प्रणाली या पद्धति से नहीं होता। ठीक है, कोई तर्कपूर्ण बात नहीं होती मिथक में। ठीक है, कहीं सुनी बातें होती हैं। इन्हें एक प्रकार की कहानी या कथा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध केवल और केवल मौखिक परंपराओं से होता है। मिथक के लिए हिंदी में पुरावृत्त, पुराख्यान, पुराण कथा, धर्म कथा, देव कथा, कल्प कथा आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन शब्दों में अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष बताया जाता है। मिथक का संबंध अगर हम देखें तो आदिम लोक मानस से है। इसमें तर्कों की कोई संगति नहीं रहती। मिथक को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि मिथक एक कथा है जिसमें सृष्टि और उसके उपकरणों के उद्भव, उसकी गतिक्रिया और उस पर नियंत्रण, उसके अबोझ व्यवहार, मूलभूत मानवीय क्रियाओं और समस्याओं, प्रतिरूपों और तत्वों, जीवन मरण आदि विहंगम विषयों को लेकर आरंभकालीन धारणाएं, चिंताएं, विश्वास, उनसे संबंधित कर्मकांड को अभिव्यक्ति मिलती है। तो ये मिथक को एक प्रकार से परिभाषित करने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। नगेंद्र की बात करें तो नगेंद्र कहते हैं मिथक के संदर्भ में कि सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अतिप्राकृत घटनाओं और भावों से होता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो मिथक मूल रूप से आदि मानव के समस्त मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन मन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मिथक जो है आदिम मानव प्रकृति की शक्तियों और व्यवहारों के रहस्यों को पूरी तरह समझने और समझाने में असमर्थ होने के कारण अपनी कल्पना के माध्यम से उन्हें देवी देवताओं और अन्य अतिमानवीय शक्तियों का रूप दे दिया जाता है, जो आगे चलकर मिथक बन जाते हैं। धार्मिक विश्वास व मिथक में अटूट संबंध होता है। लेवित्रास ने कहा है कि मिथक धार्मिक आख्यानों और कर्मकांडों के रूप में संस्कृति के अंग मात्र नहीं, बल्कि कहीं कहीं पूरी संस्कृति की प्रकृति के परिचायक भी बन जाते हैं। जैसे अभी बोला जाए कि गोधूली में खाना नहीं खाया जाता है ना, गोधूली में खाना नहीं खाया जाता, तो ये एक बन गया है, एक मिथक बन गया है, एक परंपरा बन गई है। बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक मिथक भी बन गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका धर्म के साथ जुड़कर वो मिथक का रूप ले लेते हैं। ठीक है, मिथक मानव समाज की सामूहिक अनुभूतियों की उपज होती है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट बिंदु है। जुंग ने कहा है कि मिथक का जन्म व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह के मानस से होता है। जुंग ने मिथक को एक प्रकार का आद्य बिंब कहा है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है आप सभी के लिए। जुंग ने मिथकों के माध्यम से किसी भी जाति के मनोविज्ञान तथा मानसिकता के इतिहास को सामने लाने की बात कही है। लेवित्रास ने मिथकों को आदिम संस्कृति से जोड़कर देखा है। मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित होते हैं। मिथक मानव समाज और उसके संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला बिंदु अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान के विकास में भी मिथकों का योगदान स्वीकार किया जाता है। मिथक अपने आप में अत्यधिक व्यापक और महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें धर्म, लोक साहित्य, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, ललित कलाएं सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। वर्तमान समय की आलोचना का एक सशक्त एवं महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय पहलू के तौर पर भी मिथक को हम देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम मिथक को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सृष्टि से संबंधित मिथक, प्रलय से संबंधित मिथक, देवताओं के
प्रणयाचार संबंधी मिथक। ठीक है। नगेंद्र ने मिथकों को 2 वर्गों में विभाजित किया, प्राकृत मिथक और धार्मिक मिथक। धार्मिक मिथक को 2 भागों में विभाजित करते हुए उपास्य देवताओं के स्वरूप से विकसित, कर्मकांड से विकसित मिथक। दो पार्ट इन्होंने बताया, पहला उपास्य देवताओं के स्वरूप से संबंधित और दूसरा कर्मकांड से संबंधित मिथक। तो ये सारी चीज़ें थी। बच्चन सिंह ने रेने वेले का उदाहरण देते हुए कहा, साहित्य में मिथक से 5 तत्व ग्रहण किए गए हैं। अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक। ठीक है। और अगर हम रेने वेले का सिद्धांत की बात करें तो समष्टिगत का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी और निराला ने अपने राम की शक्ति की पूजा में अति प्राकृत और अनुष्ठान का वर्णन किया। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में मिथकीय प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसा कि हम सभी देखते हैं, उनके ब्रह्म राक्षस में भी देख सकते हैं हम। हिंदी में मिथक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है आलोचना में। ठीक है। लोकप्रिय बनाने का कार्य नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण ने किया। चक्रव्यूह नामक उनकी एक कविता थी, काव्य ग्रंथ था, उसमें दूसरे शब्दों में कहें तो मिथक का सर्वाधिक प्रयोग कुंवर नारायण ने ही अपनी कविताओं में किया है। मिथक को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ये नगेंद्र का जो विभाजन था वो भी हमने यहाँ पे देखा हुआ है। ठीक है। ये विभिन्न बिंदु थे, ये देखिए हमने इन सभी को पढ़ा। बाकी ये सारे जो चिंतक हैं मिथक के संदर्भ में अपनी बात कर रखते हैं। ठीक है। ये सारी बातें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक, चलिए ये कुछ कथन हैं प्रतीक के मिथक के संदर्भ में। नगेंद्र का कथन है कि साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतीतत्व और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। एक कथन और है ग्राहम हफ का, मिथक किसी विशिष्ट भाषिक संरचना में बंधा नहीं रहता, एक ही मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। युंग कहते हैं मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं अचेतन मन में। ये हमने भी पहले पढ़ा था। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। तो ये चीज़ थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन था। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कथन थे। चलिए आगे हम देखेंगे प्रतीक को। प्रतीक की बात करें तो पहले हम प्रतीक को समझ लेते हैं। प्रतीक है क्या? प्रतीक शब्द अंग्रेजी भाषा के सिंबल शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है। इसके अन्य अर्थों में संकेत, प्रतिरूप, उपलक्षण आदि हम कह सकते हैं। प्रतीक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर हम देखें तो वैदिक साहित्य में हुआ है। प्रतीक शब्द की जो अगर परिधि देखें तो अत्यंत व्यापक है। इसका प्रयोग कला में, साहित्य में, राजनीति में, इतिहास, विज्ञान, गणित, दर्शन, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने प्रतीक शब्द की उत्पत्ति प्रतिधन इक से बताई है, जिसमें प्रति शब्द का अर्थ अपनी ओर और इक शब्द का अर्थ है झुका हुआ, अर्थात अपनी ओर झुका हुआ। साहित्य की बात करें तो साहित्य में प्रतीक शब्द का प्रयोग उस गोचर प्रस्तुत वस्तु के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से किसी अगोचर या अप्रस्तुत को व्यक्त किया जा सके, अर्थात उस गोचर अप्रस्तुत वस्तु के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से किसी अगोचर अप्रस्तुत को व्यक्त किया जा सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अदृश्य वस्तु या भाव को व्यक्त करने के लिए किसी दृश्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण ही प्रतीक है। ठीक है। कुमार विमल ने प्रतीक शब्द की उत्पत्ति व्यक्ति चेतना से बताई है। प्रतीक को आधार बनाकर सर्वप्रथम लेखन कार्य जो है कैसिरर ने किया था। ये फ्रांस के निवासी थे, लेकिन प्रतीक को अगर हम कहें तो आधार बनाकर उसे का आंदोलन के रूप में स्थापित करने का कार्य 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी कवि बॉडलेयर
ने किया, इसीलिए इन्हें प्रतीकवाद का प्रवर्तक कहते हैं। किसको? बॉडलेयर को। ठीक है, ये प्रवर्तक हैं। आगे अगर हम देखें तो प्रतीक के प्रधान या सर्वोच्च लेखक के तौर पर फ्रांसीसी कवित्री जो हैं स्टीफेन मलारमे को याद किया जाता है। इन्होंने ही प्रतीकवाद को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का कार्य किया है। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें प्रतीकवाद का मार्गदर्शक, गुरु और प्रतीकवाद का संत, दार्शनिक जैसी उपाधियों से सुशोभित किया गया है। आगे बात करें तो 1986 में जॉन मोरियस ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद से जुड़ा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। आगे चल के 1881 ईस्वी में अल्बर्ट ओरिएट ने प्रतीकवाद को स्पष्ट किया। बॉडलेयर ने जो कार्य फ्रांस के लिए किया वही कार्य यीट्स ने इंग्लैंड के लिए किया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रतीक के भेद की बात करें तो चलिए हम प्रतीक का भेद देख लेते हैं। पहले प्रतीक के भेद देखेंगे तो प्रतीक जो है वो पांच भागों में बटा है। पहला प्राकृतिक प्रतीक, दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक, तीसरा ऐतिहासिक प्रतीक, चौथा जीवन व्यापारगत प्रतीक और पांचवा शास्त्रीय प्रतीक। ठीक है, शास्त्रीय प्रतीक। अगर हम देखें तो सांस्कृतिक प्रतीक को 3 भागों में बांटा गया। संस्कारगत प्रतीक, जिसके अंतर्गत आता है जन्म, विवाह, उपनयन, पर्व, उत्सव, मरण इत्यादि। पौराणिक प्रतीक और तीसरा है आध्यात्मिक प्रतीक। और मुख्य रूप से इसके 2 भेद किए गए, जिसमें परंपरागत प्रतीक और वैयक्तिक प्रतीक आता है। तो ये था प्रतीक का भेद, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं प्रतीकवाद। प्रतीकवादी कार्य वक्रता प्रधान काव्य है, जिसमें विषय वस्तुओं का वर्णन अभिधा प्रधान न होकर व्यंजनात्मक होता है। प्रमुख प्रतीकवादी विचारकों को हम देखेंगे। ठीक है, तो बॉडलेयर, मलारमे, यीट्स, एडगर एलन पो। ठीक है, एडगर एलन पो के बारे में कहा जाता है इन्हें बॉडलेयर से भी पहले का विचारक कहा जाता है। भगीरथ मिश्र ने इनके संदर्भ में कहा है कि बॉडलेयर पर सर्वाधिक प्रभाव एडगर पो का पड़ा है, जिनके साहित्य में प्रतीकवाद का उत्स या बीज बिंदु हमें दिखाई देता है। तो ये बॉडलेयर से पहले आते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रतीकवाद का जनक कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है, वो बॉडलेयर को ही कहा जाता है। इसे सर्वोच्चता पर ले जाने का कार्य मलारमे ने किया और जो काम बॉडलेयर ने फ्रांस में किया वही काम इंग्लैंड में यीट्स ने किया। तो ठीक है, ये थे प्रमुख प्रतीकवादी विचारक। और भी हैं यहाँ पर, जैसे वर्लेन, रिम्बो, पॉल बेलेरी, इमर्सन, जॉन मोरियस, लुई मैकनीस। इन्हें ने प्रतीकवादी कविता को जीवन से दूर करने का प्रयत्न कहा है। चित्रभाषावाद भी इन्होंने नहीं, चित्रभाषावाद तो ये शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने प्रतीकवाद को प्रतीक रहस्यवाद या रहस्यात्मक महजबी प्रतीक कहा है। इन्होंने चित्रभाषावाद भी कहा है। अगले प्रतीकवादी कवि हैं जॉर्ज मूर और एलेक्जेंडर। प्रतीक का वर्गीकरण अगर हम करें तो अभी हमने देखा मुख्य रूप से 2 भाग में, परंपरागत और वैयक्तिक। ठीक है, और भी कई पार्ट किए गए हैं। जैसे हमने देखा था 5 पार्ट, जिसमें प्राकृतिक प्रतीक था, जब प्रकृति के पदार्थ के माध्यम से किसी भावना या विचार का प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे प्राकृतिक प्रतीक कहते हैं। इसमें प्राकृतिक शब्दावलियों का वर्णन किया जाता है। सांस्कृतिक प्रतीक, संस्कृति से संबंधित प्रतीकों का वर्णन सांस्कृतिक प्रतीक के अंतर्गत आएगा। 3 पार्ट में विभाजित होगा। हमने बताया था पहला संस्कारगत, जिसमें जन्म, मरण, उत्सव, मरण और उपनयन, विवाह इत्यादि चीज़ें आएंगी। पौराणिक में पुराण, महाभारत, उपन्यास, उपनिषद, रामायण, ये सारी चीज़ें आएंगी। इनके पात्रों को रखा जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक प्रतीक में संत, काव्य परंपरा के पद, नाथों के पद इत्यादि रखे जाएंगे। अगला पार्ट आता है ऐतिहासिक प्रतीक, जिसमें ऐतिहासिक पात्र एवं घटनाओं को रखा जाता है। जीवन व्यापारगत प्रतीक, जिसमें जीवन से संबंधित क्रियाकलाप और दैनिक घटनाओं का वर्णन, क्रियाओं की प्रधानता होती है। ठीक है, शास्त्रीय या वैज्ञानिक प्रतीक, इसमें भौतिक, रसायन, जीव राजनीति, समाजशास्त्र, मनोशास्त्र इत्यादि
जो से जुड़े हुए शब्दों को रखा जाता है। कहीं कहीं पर एक शब्द कई बार प्रयोग में आता है, जैसे लोहा, इस्पात इत्यादि शब्दों को रखा जाता है। तो ये प्रतीक के भेद थे। ठीक है, कुछ और चीज़ें अगर हम प्रतीक के बारे में देखें तो ये देखिए, हमने जो भी चीज़ें बताई आपको वो सभी यहाँ पे हैं। यहाँ पे प्रतीकवाद जो है वो हीगेल और शोपेनहावर के आदर्शवाद से प्रभावित है। ये आप एक बिंदु और देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे यीट्स का भेद आप देख सकते हैं। यीट्स ने प्रतीक का क्या क्या भेद किया है, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक के माध्यम से। सीएम बावरा का देखें तो उन्होंने शब्द प्रतीक, वाक्य प्रतीक और प्रबंध प्रतीक के रूप में किया। ठीक है, भगीरथ मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रतीकों का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है परीक्षा में, कुछ भी पूछ सकता है। सारी चीज़ें पता रहनी आपको आवश्यक है। इतिहास में और जीवन व्यापार में जो भी हमने शास्त्रीय और वैज्ञानिक प्रतीक जो भेद हमने पढ़े हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए ये सारे बादलेयर, मलार में, यहाँ पे मीटरलिंक, रैम्बो, वर्लेन, सीखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये जो हमने बताया था भी आपको। शुक्ल जी ने प्रतीकवाद को चित्रभाषावाद के नाम से भी अभिहित किया है। ठीक है, ये कुछ बिंदु हैं। ये देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और विभूति की भावना मन में आती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। जैसे कमल माधुर्यपूर्ण कोमल सौंदर्य की भावना जागृत करता है, कुमुदनी शुभहास की, चंद्र मृदुल आभा की, समुद्र प्राचुर विस्तार गंभीरता का, आकाश सूक्ष्मता अनंतता की भावना को जागृत करता है, सर्प क्रूरता और कुटिलता का, अग्नि तेज का, क्रोध का, और वीणा से वाणी या विद्या का, चातक से निस्वार्थ प्रेम का संकेत मिलता है। देखिए, इन्होंने शुक्ल जी ने तो पूरा प्रतीक को ही एकदम अच्छे से व्याख्यायित कर दिया हमें। ठीक है, इसके अलावा रेने वेलेक और ऑस्टिन वॉरेन ने भी कहा है कि प्रस्तुतिकरण के स्तर पर साहित्यिक प्रतीक किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करता है। ये कुछ और बातें थी प्रतीक के संदर्भ में। यहाँ इमर्सन कहते हैं कि सांकेतिक अभिव्यक्ति का नाम साहित्य है। ठीक है, और प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है, अज्ञेय जी का कहना है। यहाँ पे देखिए, नगेंद्र ने क्या कहा है कि प्रतीक एक प्रकार से ऋण उपमानों का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए ऋण हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। ठीक है, ये देखिए, भगीरथ मिश्र ने कुछ बातें कही हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कविता के लिए एक शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक पर कविता नहीं होती। ये तो बातें थी प्रतीक के संदर्भ में। आगे हम पढ़ेंगे बिंब को। ठीक है, बिंब की बात करें अगर हम, तो बिंब अंग्रेजी के इमेज शब्द के हिंदी रूपांतरण से बना है, जिसका अर्थ किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना या चित्रबद्ध करना या फिर उसे मानस प्रकृति में उतारना होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें बिंब को समझने की बात करें, तो बिंब जो है वो एक प्रकार का भावगर्भित शब्द चित्र है जो हमारी चक्षु इंद्रियों को तृप्त करके अन्य इंद्रियों की भूख मिटाता है। कुछ समझ में नहीं आया है ना? चलिए, नगेंद्र के हिसाब से हम समझते हैं बिंब को। नगेंद्र ने परिभाषित करते हुए कहा कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। सीडी लेविस कहते हैं कि बिंब शब्दों के माध्यम से निर्मित एक आकृति होती है। बिल्कुल सही। केदारनाथ सिंह की बात करें तो केदारनाथ सिंह ने कहा है कि काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो इंद्रिय गुणों से अनिवार्य रूप से समन्वित रहता है। कॉलरिज की हम बात करें तो कॉलरिज ने कहा है बिंब शब्दों से बुना हुआ चित्र है जो कवि के तीव्र भावावेश को पाठक तक संप्रेषित करता है। आगे अगर हम देखें तो शुक्ल जी ने क्या कहा है, बिंब योजना को विभाव के अंतर्गत स्वीकार करते हुए उसका मुख्य धर्म चित्रण करना बताया है। ठीक है, बिंब की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है टी.ई. ह्यूम, या इन्हें हुल में भी कहते हैं, टी.ई. ह्यूम को। ठीक है, लेकिन इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसने किया है तो एजरा पाउंड ने। ठीक है, शुरुआत करने का श्रेय टी.ई. ह्यूम को दिया जाता है, लेकिन शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया वो एजरा पाउंड ने किया।
शुक्ल जी ने बिंबवाद का प्रवर्तक जो है वो फ्लिंट को माना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है और ये दोनों भी, इसे आप ध्यान में रखें, ठीक है। शुक्ल जी के हिसाब से बिंबवाद के प्रवर्तक फ्लिंट हैं, और वैसे अगर हम देखें तो बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम हैं, लेकिन सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग एजरा पाउंड ने किया, ठीक है। हिंदी साहित्य में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल ने किया है, ठीक है। टी.ई. ह्यूम द्वारा 1909 में बिंबवाद की शुरुआत की गई, जिसे एजरा पाउंड ने बिंबवाद की संज्ञा दिया था। इन्होंने शिकागो पत्रिका में इंग्लैंड के कवियों पर एक लेख लिखा था, जिसमें इन्होंने बिंबवादी कवियों की चर्चा की। फ्लिंट ने भी पोएट्री नामक कविता पत्रिका में बिंबवादी आंदोलन के विषय में विस्तृत लेखन कार्य किया था। जहां अगर हम देखें तो प्रतीकवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ, वहीं दूसरी ओर बिंबवाद का उदय 20वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। प्रतीकवाद का उदय जहाँ 19वीं शताब्दी में हुआ, वहीं बिंबवाद का उदय 20वीं शताब्दी में हुआ। बिंबवाद के उदय का मुख्य कारण प्रतीकवाद की अस्पष्टता, रहस्यवादिता और स्वच्छंदतावाद की भावुकता रही, ठीक है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिंबवादी अवधारणा का उदय प्रतीकवाद और स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ था। अमेरिका और इंग्लैंड इन काव्य आंदोलन के प्रधान केंद्र बने थे। 1930 ईस्वी तक आते आते बिंबवादी काव्य आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। 1913 में फ्लिंट ने पोएट्री पत्रिका में बिंबवाद के 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला, विषयगत या विषयीगत वस्तुओं का प्रत्यक्ष चित्रण। दूसरा, जो चित्र विधायक ना हो उस शब्द का बहिष्कार। और तीसरा है लय संगीत से युक्त संगीत योजना। ये तो कुछ बातें थी। बिंबवादी कवियों को हम देखेंगे, अगर विभिन्न बिंबवादी जो कवि थे, जिसमें जॉन गुडहेचर, हिल्डा डुलिटन, D.H. लॉरेंस, विलियम कार्लोस विलियम्स, रिचर्ड्स ऑलिंगटन, ठीक है, ये सारे बिंबवादी कवि हैं। आप बिंबवादी जो बिंब से संबंधित विभिन्न बिंदुएं थे उन्हें आप याद रखिए कि प्रवर्तक कौन था, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग कौन किया, शुक्ल जी के हिसाब से कौन मानता है सर्वप्रथम प्रवर्तक, और हमारे हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, ठीक है। बिंब का वर्गीकरण अगर हम करें तो नगेंद्र ने बिंब का वर्गीकरण किया हुआ है इस प्रकार। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार किया है। तो नगेंद्रा ने बिंब को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में इन्होंने बांटने का कार्य किया। यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, अभी हम विस्तार में आगे है, हम आगे बताएंगे आपको। पहला जो पार्ट है इनका ऐन्द्रिय आधार पर, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो है ऐन्द्रिय आधार पर, जिसमें दृश्य श्रव्य इंद्रियों के आधार पर, तो दृश्य श्रव्य स्पर्श गंध और स्वाद। दूसरा पार्ट इनका है सर्जक कल्पना के आधार पर, जिसमें स्मृति और कल्पित, ठीक है। तीसरा है प्रेरक अनुभूति के आधार पर, जिसमें सरल, मिश्र और जटिल, इस आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। चौथा पार्ट इन्होंने बांटा काव्यार्थ की दृष्टि के आधार पर, जिसमें इन्होंने एकल और संश्लिष्ट, ठीक है। पांचवा पार्ट इन्होंने बांटा है काव्यगत रूप में पांचवा पार्ट इन्होंने बांटा, जिसको इन्होंने 2 पार्ट किए। पहला पार्ट है यथार्थ पे आधारित वस्तुपरक, और दूसरा है स्वच्छंदता या स्वच्छंदपरक अर्थात कल्पना पर आधारित, ठीक है। तो 5 रूपों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया है, 5 रूपों में बांटने का प्रयास किया है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अगर हम एक एक पार्ट को थोड़ा विस्तार से। ऐन्द्रिय आधार पर जो बांटा है इन्होंने, दृश्य बिंब में सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य में कर्णेंद्रियों का अर्थात हमारे कान की इंद्रियों के द्वारा ग्रहण एवं वर्ण ध्वनि लय तुक का प्रयोग होता है।
स्पर्श में कोमल, कठोर, कर्कश आदि विशेषणों का प्रयोग होता है। गंध में शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं, जिसमें पुष्पों का विशेष योगदान है। ठीक है। स्वाद में रसास्वादन का बोध कराने वाले आस्वाद परक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो सर्जक या कल्पना के आधार पे, तो स्मृत में अतीत के अनुभव पर आधारित बिंब प्रयोग होते हैं। कल्पित में इसमें कवि प्रौढ़ोक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अलावा ये कल्पना पे आधारित होते हैं। प्रेरक या अनुभूति के आधार पर देखें तो सरल में जो अभिधा प्रधान हो और जिसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे बिंब प्रयोग होंगे। मिश्र में दो वस्तुओं से मेल खाता रहता है, ऐसे बिंब प्रयोग होंगे। जटिल में जिसका भावार्थ थोड़ा कठिन व्यक्त हो उसमें। ठीक है। काव्यार्थ की दृष्टि से एकल रूप में जो बिंब प्रयोग होंगे वो जैसे स्वतंत्र हों और पूर्वापर संबंध से मुक्त हों। संश्लिष्ट में अनेक बिंब परस्पर संबंधित होते हैं इसमें। ठीक है। अगला जो 5वां पार्ट है देखिए, काव्यगत है। काव्यगत में वस्तुपरक हों, ये बिंब यथार्थ पर आधारित होते हैं। स्वच्छंद में ये बिंब कल्पना पर आधारित होते हैं। इसके अलावा भगीरथ मिश्र ने भी अपने ग्रंथ भारतीय काव्यशास्त्र में बिंब का वर्गीकरण इस प्रकार किया, ये देख लीजिए आप। पहला इंद्रिय परक, ठीक है, पहला इन्होंने किया है इंद्रिय परक और दूसरा किया है मानस परक। इंद्रिय परक में इन्होंने 2 पार्ट किए। पहला पार्ट दृश्य परक, ठीक है, और दूसरा पार्ट अन्य संवेद परक। दृश्य परक को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। वस्तु बिंब, जिसको 2 पार्ट में आगे चल के हुआ सहज और अलंकृत। व्यापार बिंदु दूसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत गोचारण, कृषि, सांस्कृतिक, यांत्रिक और दैनिक आएगा। अन्य संवेद परक में दृश्य, सभ्य, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मानस परक में ये है कल्पना पर और यथार्थ पर, सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये बातें थी बिंब के बारे में। ठीक है। बिंब का वर्गीकरण, बिंब के जो प्रमुख कवि थे और बिंब के संदर्भ में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सभी हमने आपको यहाँ पर बताया। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो पहले यहाँ पे देखिए बिंब के बारे में थोड़ा सा और है कुछ चीज़ें। ये देखिए T.A. ह्यूम बिंब के प्रवर्तक कहे जाते हैं। यहाँ पे ये आपके बिंबवादी प्रमुख कवि हैं, इन्हें आप ध्यान में देख लीजिए। ठीक है। फ्लिंट को देखिए रामचंद्र शुक्ल ने माना है ना। किस निबंध में अगर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में किया बिंब का प्रयोग, तो भाव या मनोविकार नामक निबंध में किया है। ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। ये देखिए जो भाई हमने बिंब का वर्गीकरण किया, ये वो वर्गीकरण है। बिंब के बारे में विभिन्न कवियों के कथन देख लीजिएगा, बहुत सारा कथन है, बताते बताते बहुत टाइम हो जाएगा। तो आप इसमें इम्पोर्टेंट जो कथन है जैसे आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए शुक्ल जी के कथन को तो पहले ही आप देख लीजिए, ये 2 कथन हमारे शुक्ल जी के हैं यहाँ पर, ये वाले और ये वाले। कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं अपितु बिंब ग्रहण करना भी होता है, ये शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। दूसरा ये वाला कथन है एक, सुमित्रानंदन पंत के भी यहाँ पे कथन है। नगेंद्र ने भी कहा है, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। आगे हम बात करेंगे। ठीक है। केदारनाथ सिंह के 2 कथन हैं यहाँ पर, आप वो भी देख सकते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी के कथन हैं, यहाँ पे नगेंद्रा के कथन और हैं। ठीक है। इन्हें आप ध्यान में देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में कथन तो बहुत ही ज़्यादा दे देता है, तो उस हिसाब से आगे देखते हैं हम। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फैंटेसी। फैंटेसी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है परीक्षा में। इसमें हमारा आ जाएगा जैसे कपोल, कल्पित, मनगढ़ंत बातें। फैंटेसी की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के फैंटेसिया या फंतासिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अवास्तव, अर्थात जो वास्तविकता में है ही नहीं ऐसी चीज़ें, अर्थात अमूर्त, उसे दृश्य बनाना। ठीक है। जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें दृश्यवान बनाना। जो वास्तविकता में ना हो कभी उन्हें अपनी कल्पना के माध्यम से पाठक वर्ग के सामने दृश्य रूप में प्रस्तुत कर दे, तो ऐसी प्रक्रिया को फैंटेसी कहा जाता है। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया है और फैंटेसी को परिभाषित करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि फैंटेसी मन की निगूढ़ प्रवृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। ठीक है।
आगे देखेंगे, फैंटेसी की क्रियाशीलता में ऐसे वातावरण चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है जो मानव जीवन की सामान्य परिस्थितियों में असंभव माने जाते हैं, जिसमें भौतिक शास्त्र के नियमों की सीमा टूट जाती है और मनुष्य और पशु के बीच का भेद मिट जाता है, जिसकी वजह से जीवन के स्वभाव की आधारशिला डगमगा जाती है। ऐसी परिस्थिति में काल्पनिक जीवन समस्त काल्पनिक मूल्यों को अव्यवस्थित कर देता है। ये कुछ कथन थे फैंटेसी के संदर्भ में। मनोविश्लेषण के क्षेत्र में फैंटेसी का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। और तत्पश्चात एडलर, युंग जैसे विचारकों ने भी फैंटेसी शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत किया। वास्तविकता में अगर कही जाए बात तो फैंटेसी मनोविज्ञान के क्षेत्र का ही शब्द है। युंग कहते हैं कि फैंटेसी मुक्त साहचर्य का पर्याय है और अवरोधहीन असंगत बिंबों का आकलन। मुक्त साहचर्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए युंग ने आगे कहा कि जब मन को चिंतन के दबाव से मुक्त रखा जाए तो उसे मुक्त साहचर्य समझना चाहिए। मुक्तिबोध का कहना है, मुक्तिबोध ने कहा कि फैंटेसी स्वप्न के भीतर एक और स्वप्न, जीवन धारा के अंतर्गत एक दूसरी विचारधारा, कथ्य के भीतर एक और कथ्य, मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क और कक्ष के भीतर एक और गुप्त कक्ष होता है। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे हमारे मुक्तिबोध ने। फैंटेसी की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यह द्वंद्व पर आधारित होती है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है जिसका संबंध अचेतन मन से होता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो फैंटेसी के लिए भावात्मक उद्देश्य व दिशा होना आवश्यक है। अगला, इसमें युक्त चरित्र और कथा सभी प्रतीकात्मक होते हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट है, इसका संबंध मनोविज्ञान से है, जिसकी वजह से इसका संबंध स्वप्न और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरकीब बिंब वालियों से होता है। हिंदी साहित्य में फैंटेसी शब्द का प्रयोग एक तकनीक के रूप में किया गया। मुक्तिबोध की कविताएं जैसे ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में इसका एक सर्वोत्तम प्रमाण है। मुक्तिबोध ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी इन दोनों कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग किया है। किसी भी कवि के द्वारा जब फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया जाता है तो उसे शक्ति प्रदान करने का कार्य उस कवि की अतृप्त इच्छाएं करती हैं। आगे अगर हम बात करें फैंटेसी के बारे में तो फैंटेसी शिल्प में यथार्थ का वर्णन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें विस्मय और कौतूहलता उत्पन्न हो जाए। साहित्य में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य यथार्थ की निरंतरता, उसकी संश्लिष्टता, विसंगति और उसके अंतर और बाह्य जगत, इन सभी को एक साथ समेटे प्रस्तुत करने के लिए इस शिल्प का सहारा लिया जाता है। ये कुछ बिंदु हैं। अगला अगर हम बिंदु देखें फैंटेसी की विशेषता के संदर्भ में तो कविता को मनुष्य की मूल प्रवृत्ति और अनुभवों के तनाव का परिणाम कहा जाता है जो कवि को फैंटेसी की दुनिया बनाने को विवश कर देती है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो एक श्रेष्ठ फैंटेसी वह होती है जिसमें यथार्थ और फैंटेसी से संबंधित विचारों का स्वस्थ और सानुपातिक समन्वय होता है, जैसे दूध एवं पानी का। अगली विशेषताओं की बात करें अगर तो फैंटेसी शिल्प में एक ऐसे चरित्र को गढ़ा जाता है जो मानव जीवन की सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाया जाता और उसमें तथा पशु में विशेष अंतर नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध ने अपनी ब्रह्म राक्षस कविता में जो ब्रह्म राक्षस का प्रयोग किया है उसमें पशु और मानव में कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ब्रह्म राक्षस भी एक ऐसी ही कपोल कल्पित और सामान्य मानव जीवन से भिन्न कवि की अतृप्त इच्छाओं को लेकर गढ़ा गया है। ठीक है, कह सकते हैं कि यह व्यक्तिक होती है, व्यष्टि से समष्टि की ओर होता है। नवल किशोर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को ब्रह्म राक्षस कहा। ये कुछ बिंदु हैं। ठीक है, तो ये बातें थी फैंटेसी के संदर्भ में। यहाँ पे कुछ और विशेष बात है फैंटेसी के संदर्भ में। हमने यहाँ देखिए बताया कि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। एक तकनीक के रूप में इसका प्रयोग किया गया कैनवास की व्यापकता को संक्षिप्त एवं सारगर्भित करने के लिए और उनकी गति में त्वरा पैदा करने के लिए रचनाकार फैंटेसी का प्रयोग करता है। ठीक है, मुक्तिबोध ने प्रयोग किया ब्रह्म राक्षस में। ये कुछ कथन हैं कुछ विद्वानों के, कुछ विचारकों के, जिसमें स्वयं मुक्तिबोध का जो कथन है हमने उसको बता दिया है। यहाँ पे बच्चन सिंह का कथन है एक और, ये भी आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है।
चलिए आगे हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है रूसी रूपवाद। इसे हम देखेंगे, ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसे वक्रोक्ति के समान माना जाता है। एक एक बिंदुओं को देखते हैं। रूपवाद को अगर हम देखें तो रूपवाद जो है वो अंग्रेजी भाषा के फॉर्मलिज का हिंदी पर्याय है। यह एक कलावादी आंदोलन है जिसका उदय रूस में हुआ था, इसीलिए इसे रूसी रूपवाद के नाम से भी संबोधित किया गया है। रूस में इस आंदोलन के केंद्र स्थापित किए गए थे, जैसे मॉस्को में, ठीक है, और दूसरा पीटरबर्ग में। मॉस्को में 1915 में रूपवाद की धारणा पर बल दिया गया और पीटरबर्ग में 1916 में इस आंदोलन की शुरुआत स्टार्ट हुई। रूसी रूपवाद के विचारकों की बात करें तो बोरिस इकेनबॉम हैं, रोमन जैकोब्सन हैं, तोदोरोव हैं, तार्निनोव हैं, ठीक है। रूपवाद के जनक की बात करें तो विलियम स्लेकोवस्की, विक्टर स्लेकोवस्की रूपवाद के प्रवर्तक या फिर जनक माने जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो जब सोवियतों द्वारा इस आंदोलन को दबाने का कार्य किया गया तो इन लोगों ने अपना केंद्र बदलकर स्विट्जरलैंड और चेकोस्लोवाकिया में कर लिया, जहां लिंग्विस्टिक सर्किल के सदस्यों द्वारा इस आंदोलन को जारी रखा गया, जिसमें जॉन मुक्रोवस्की और रेने वेलेक का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सभी जितने नाम हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पूछता है रूसी रूपवादी कभी कौन से इसमें हैं या फिर कौन संबंध रखते हैं, तो ये सारे जो हैं वो संबंधित हैं रूसी रूपवाद से। रूपवाद को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब किसी भी रचना में सामाजिक मूल्य, संदेश या कथावस्तु के स्थान पर रूप और तकनीकी पर बल दिया जाए तो उसे रूपवाद कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, रूपवाद पूरा बल भाषा पर देते हैं, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। यह भाषा साहित्य की भाषा, उसका चयन उसके स्वरूप पर आधारित होती है। चयन की प्रक्रिया औदात्यपूर्ण होनी चाहिए रूपवाद के हिसाब से। इसमें भाषा को एक स्वायत्त इकाई माना जाता है और इस इकाई का विश्लेषण करना रचना को एक नए ढंग से परखने की बुद्धि प्रदान करता है। स्लेकोवस्की कहते हैं कि कला को जीवन से मुक्त मानना चाहिए और कला रूपों का विवेचन कला के स्वायत्त नियमों द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये कथन इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे चल करके फिर से स्लेकोवस्की ने कहते हैं कि काव्य कला का संबंध कला की निर्मित या डिजाइन, ना कि कला के प्रत्यय या संदेश से है, ठीक है। अर्थात कुल मिलाकर इन्होंने किसी भी रचना की रूप को ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है, उसके सामाजिक मूल्यों को, उसकी कथावस्तु को नहीं। आगे देखेंगे, रूसी रूपवादियों के अनुसार काव्य भाषा के रूप विधान में अपरिचित अद्भुत अजनबीयत की तलाश करना इसका मुख्य घटक है। ये इनका मुख्य बिंदु है, जिसका मुख्य उद्देश्य रचना की समीक्षा करते समय पारंपरिक भाषिक इकाइयों जैसे बुरूपक, बिंब, प्रतीक, अलंकार इत्यादि से हटकर कविता के भाषिक संगठनों को आधार बनाना है। ये भाषा के पारंपरिक रूप को विरूपित करके कविता के अध्ययन में विचित्रता और चमत्कार की तलाश पर बल देते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जन साहित्य का अध्ययन समाज निरपेक्ष दृष्टि से किया जाने लगे तो साहित्य अध्ययन की प्रत्ययवादी धारणा तिरोहित हुई और समीक्षा पूरी तरह से भाषागत हो गई। फिर चाहे पाठ के गहन अध्ययन की बात हो या फिर संरचना या फिर उत्तर संरचना या फिर भाषा के विरूपीकरण, ये सभी तत्व रूपवाद में ही मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं रूपवाद के संदर्भ में। अगर हम बात करें रूपवाद को स्पष्ट करने के लिए स्लेकोवस्की ने क्या किया, अपरिचयीकरण का सिद्धांत दिया। ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे एक और हैं नोम चामस्की, इन्होंने प्रजनात्मक व्याकरण का सिद्धांत दिया हुआ है रूपवाद के संदर्भ में, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम देखें तो विक्टर स्लेकोवस्की ने फिर से कहा है, इनके एक कथन है इम्पॉर्टेंट, कि हमारी पारंपरिक अनुभूतियों और विचार हमारे जीवन की आदतें बन जाती हैं और हमारी सोच में पारंपरिक प्रत्यय अंतर्भुक्त रहते हैं, पहले से ही विद्यमान रहते हैं। इसीलिए हम शब्दों को एक पूर्व पारंपरिक धारणानुसार ही अर्थ देते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम शब्द विधान से पारंपरिक मान्यताओं से अपरिचय स्थापित
करें, अर्थात कुछ हम नया सृजन करें। तो ये तो बात थी रूपवाद के संदर्भ में। कुछ और अगर हम बातों पर बल दें तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी रचना के बनावट पर अर्थात रूप एवं तकनीकी पर बल दिया गया। इसके जो विभिन्न विद्वान रहे हैं वो बोरिस इकेनबाम, विक्टर स्लोवस्की, रोमन जैकोब्सन, ये सारे विद्वान रहे हुए हैं, ठीक है। और बाकी जॉन मुक्रोवस्की भी और रेने वेलेक भी इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रूपवाद के संदर्भ में। मास्को और पीटरबर्ग 2 मुख्य केंद्र रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी रूसी रूपवाद के संदर्भ में। उम्मीद है आप सभी को यह जो वीडियो है पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं एक नया वीडियो। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो भाषा विज्ञान का होगा। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।